ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। आज बहुत ही अहम दिन है। नकवी साहब के कुछ तजर्बात से कुछ और फायदा उठाया जाए। नकवी साहब से जो मैं बहुत ज्यादा कोई तमहीद ना बांध करके सीधे सवाल पे आ रहा हूं कि क्या हम दुनिया में सर्कस देख रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं या शोले फिल्म है, तेरा क्या होगा कालिया। इस वक्त जो ट्रंप साहब की 3-4 खबरें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर जिनको नोबेल पीस इनाम मिला है, उन्होंने जाकर के अपना इनाम व्हाइट हाउस में जाकर के उनके हाथ में रख दिया। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। यानी उनको नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस तरह। और इसकी बैकग्राउंड हमें आपको मालूम है, वेनेजुएला में जो कुछ तब्दीलियां हैं, मदुरो उनकी जेल में है। ऐसे वक्त में वो पीस अवार्ड उनके हाथ में रख दिया गया। उसके अलावा ट्रंप साहब की एक खबर ये है, वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर जो अमरीकी कंट्रोल को कबूल नहीं करेगा मुल्क, उस पर मैं टैरिफ लगा दूंगा। यानी इसमें यूरोपियन जो फौजें हैं वो ग्रीनलैंड पहुंच चुकी हैं, अमेरिका की और उनकी आमने सामने। और बहुत दिलचस्प खबर है, वो ये कह रहे हैं कि साहब ईरान, थैंक यू ईरान, ईरान की लीडरशिप को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आपने एग्जीक्यूशन रोक दिए। उनके मुताबिक जो कल गुजरे हुए कल 800 लोगों को फांसी दी जानी थी, वो आपने कैंसिल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी की वजह से मैंने हमला जो है नहीं किया ईरान पर। तो ये, और इसके अलावा इसकी बैकग्राउंड में वो हम देख चुके हैं कि अरब और इजराइल ने मना किया, अरब मुल्कों ने, कि आप ईरान पर हमला ना करो। तो ये क्या हम ड्रामा देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ कुछ समझ में आता है ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, वो कब क्या कर बैठेंगे, क्या हो रहा है? हमारे ख्याल में हमें ये मालूम नहीं है कुछ हम्म, कि जीओपी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यानी रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर इनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। वो अभी उससे हम लोग आशना कम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया है वो अभी इतना ज्यादा इस पूरे ये जो एक भंडारा जो खोला गया है, इसको वो कोलैप्स होने नहीं देना चाहता। देखिए, अजीब और गरीब तमाशा है। यानी लखनऊ में मैं एक किंडरगार्टन स्कूल में था, 5 साल 6 साल की उम्र रही होगी। और ये कि वहां उसूल ये बना दिया गया कि किसी को इस क्लास में इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे हैं, उनका दिल टूट जाता है। तो ये कि एक को मिला और दूसरे को नहीं मिला, लिहाजा किसी को नहीं मिलेगा, और या मिलेगा तो सबको मिलेगा। या फिर जैसे घर में होता है कि भाई हम 6-7 भाई बहन थे, तो अगर हमें कोई चीज मिल गई तो हमारी छोटी बहन ने कहा ये तो हमें भी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए वो लेके उनको दे दी गई। तो यानी इंटरनेशनल लेवल पे एक तो ये जिसको कि हम नोबेल पीस प्राइज कहते हैं, ये है क्या चीज भाई? नोबेल जो थे वो असलहे बनाते थे स्कैंडिनेवियन कंट्री के लिए, स्वीडन के लिए, यही उनकी खास। और चलिए, इंपीरियलिज्म का दौर था, उन्हीं का बोलबाला था, लिहाजा वेस्ट में एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया कि वो जिसकी तारीफ कर दे ज्यादा, उसको एक इनाम मिलेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा इनाम वो माना जाएगा। वो अभी तक हम लोगों ने भी इस पर गौर नहीं किया है कि अभी तक हम नोबेल पीस प्राइज, जो कि एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है उस जमाने में, जबकि वेस्ट की हुकूमतें सब तरफ थी, व्हेन क्वीन विक्टोरिया और ये ब्रिटानिया रूल्ड द वेव्स, ये तो था। उस वक्त एक आपने अब मिलके एक तरफ बना दिया।
अभी तक हम उस पे उसी के पीछे भाग रहे हैं मेरे। यानी एक ये 1964 में नोबेल लिटरेचर अवार्ड, शायद नोबेल पीस तो फिर भी पॉलिटिकल होता है, लेकिन लिटरेचर अवार्ड यहाँ पॉल सार्त्र को अनाउंस किया गया, जो कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंशियलिज्म का फिलोसोफर फ्रांस में था। उसने मना कर दिया। उसने कहा जो मैंने जिंदगी गुजारी है अपनी सोच की, वो इसलिए नहीं कि एक ग्लव्ड हैंड इन नॉर्वे इज गोइंग टू टच मी एंड आई विल बिकम समथिंग एल्स। उसने रिफ्यूज कर दिया। इस तरह के यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड विलायत खान ने रिफ्यूज किया कि आप हमें कौन, एक तो आपने बहुत देर में दिया हमें खैर, लेकिन उसके अलावा आप कौन है, हम क्यों माने कि आपका दिया हुआ इनाम हमको कुछ और हमारे रुतबे में ऐड कर देता है। ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन साहब ये कि मचाडो, उनको इनाम, उनको एक तो उनको मिला, उन्हीं को क्यों मिला? एक ड्रामा हो रहा था इसके लिए, वेनेजुएला के लिए एक लीडर तैयार की जाए। ये क्यों हुआ? आपको ये भी समझने की बात है। आपको अगर याद हो तो हुआन गेडो, 41 साल की उनकी उम्र, उनको इन लोगों ने देखा कि भाई शावेज के जमाने से और मदुरो के जमाने से हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसको रिजीम चेंज हो जाए, हो नहीं रही है, तो हम एक चीज और करते हैं। हम ये करते हैं कि हम रिजीम को डी रिकग्नाइज कर देते हैं वॉशिंगटन से, और इसको रिकग्नाइज कर देते हैं। कौन? हुआन गुएडो, 41, जो ऑपोजिशन का था। अच्छा था। अब ये आज से ये प्रेसिडेंट होगा। अब वो जनाब जिस दिन से प्रेसिडेंट हुआ उसकी समझ में ना आए, वो भाग गया कोलंबिया। फिर कोलंबिया से वो आए अमेरिका। अमेरिका में वॉशिंगटन में तमाम घूमता रहा कि भाई कुछ करिए। तो कई साल तक ये नाटक चला। आखिर में उन्होंने ये तय किया कि भाई ये नहीं चल रहा है, तो उससे इस गेम को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन गेडो साहब बिल्कुल ट्रंप ने जैसे कि इनाम ले लिया, नोबेल पीस प्राइज ले लिया मचाडो से, वैसे ही उन्होंने अपने सीवी पे ये एक्स प्रेसिडेंट वेनेजुएला, यानी उनके सीवी पे ये लिखा हुआ है गेडो। उसके बाद एक और साहब हुए, वो भाग के गए डच एम्बेसी, गोंजाल्वेज उनका नाम था। मालूम हुआ कि वो भी बना दिए गए प्रेसिडेंट, लेकिन बात बनी नहीं। तो अब की ये उन्होंने सोचा कि भाई खैर ये जो काम है, अच्छा ये भी एक समझने वाली बात है। ये काम जो है कि दूसरे मुल्क में जाके असैसिनेट कर देना, डिकैपिटेट कर देना, वो लोगों के पास जो वो आले थे, मोबाइल फोन्स थे, उनको इमोबिलाइज कर देना, और हसन नसरुल्लाह का घर में ऊपर 2000 टन का बम गिरा देना, वो अंदर तक धस गया तो बिल्कुल सफोकेट हो गया नीचे। इस तरह और कितने ही डॉक्टर, कितने ही साइंटिस्ट, सब आपने मरवा दिए। ये ईरान भी ये कर सकता था शायद, मेरे ख्याल में, अगर वहां चाहे तो ये एक दो चार लीडर, बेनगुएर, स्मोदरिक, इनको निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये दो कल्चर्स अलग हैं, दो मजहबी फेथ्स अलग हैं। इनके यहाँ ये इन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स अभी तक इजराइल ने इसलिए नहीं बनाए हैं कि न्यूक्लियर आर्म जो है वो अगर आप किसी के ऊपर फेंकें न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसका नुकसान आपका कोई एक टारगेट नहीं होता, बल्कि उस सोसाइटी में
उस इलाके में जितने लोग हैं सब होते हैं, यानी उसमें इनोसेंट्स बढ़ते हैं। इसलिए ये एक यानी जो जो फतवा है इसके खिलाफ, जिसकी कि लोग आजकल बात नहीं कर रहे हैं, ये फतवा जो है कि हम क्यों नहीं बनाते न्यूक्लियर बॉम्ब, वो ये है। अच्छा, हम अगर चाहें, हम यानी अगर आपको याद हो वो 12 दिन की जंग में, उससे पहले दमास्कस पे जब हमला हुआ है इनका, इजरायली का, और उसके कुछ हफ्ते के बाद बदले में जब वहां से ड्रोन्स आए हैं, वो तमाम जगह गए, किसी एक सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी उनके मिसाइल्स थे उन्होंने जाके मिलिट्री टारगेट्स को मारा। यानी ये एक चीज लोगों को मालूम नहीं है कि भाई ये बिल्कुल मजहबी फेथ का इनका तरीका कार ये है कि इनोसेंट्स को हम नहीं मारते। अब आप देख लीजिए, पीस हो चुकी है, पीस अनाउंस की जा चुकी है, लेकिन कैंसर से बच्चे मर रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं, आप गोलियां चला के बमबारी करके लोगों को मार रहे हैं, इनोसेंट्स को इसका कोई मतलब नहीं। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग सिविलाइजेशन हैं, ये दो सिविलाइजेशनल झगड़ा है। आप अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, समझे, और सिविलाइज तो ये जो है कह रहे कि नहीं, हम ये हमारा तरीका कार नहीं। और दूसरे, ये आपको बताऊं, मीर अनीस के मरसिया हैं करबला के ट्रेजेडी उनकी 81 की है। उसमें एक सिचुएशन ये आती है कि हजरत अब्बास खड़े हुए हैं हजरत कासिम के करीब, और जो कि उनके भतीजे हैं, और वो जंग में वो इन्वॉल्व है, और उधर से अरजक नाम का एक पहलवान आता है, और वो हजरत अब्बास को उनके करीब देख के कहता है कि क्या आप भी इनके साथ लड़ने आए हैं? तो उसमें अनीस का मिसरा ये है, 2-1 से लड़े, ये हमारा चलन नहीं। यानी अच्छा, और ये जो अनीस ये बात कह रहा है, ये उसका एग्जैजरेशन नहीं है, ये बिलीफ है, बिल्कुल, क्योंकि उन दिनों में सिंगल कॉम्बैट होता था, तलवारों से लोग लड़ते थे। तो गोया ये एक लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है कि ये यहाँ ईरान में, और बल्कि और भी ममालिक होंगे जहाँ की किसी एक इनोसेंट आदमी को मारना गुनाह समझा जाता है। नकवी साहब, आपने बहुत ही अहम बात को छेड़ा है कि दो सिविलाइजेशंस की जंग है, और वो जंग इस तरह की है कि एक तरफ पूरी तरह से एहतियात की जा रही है कि सिविलियंस को ना मारा जाए, दूसरी तरफ हमने गाजा का कत्लेआम देखा है, उसके अलावा तेहरान में हमले, और जहां जहां 5-6 मुल्कों तक ये जंग फैली है इन पिछले 2 साल में। आयतुल्लाह खामेनाई का ये कहना है, उन्होंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये बात कही थी कि हम शुक्रगुजार हैं ट्रंप के कि उसने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। अब एक सवाल जो करना चाहता हूं वो ये कि आप जैसे जर्नलिस्ट, आपके अलावा आपके हम अस्र जर्नलिस्ट जो इस बात को कहते रहे हैं कि बहरहाल वो उनको एक सिविलाइजेशन समझते रहे हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स इस किस्म की बहुत बातें की हैं। अब ये इन तजर्बात की रोशनी में, अब क्या आप अगर पीछे मुड़ के देखें, आपने जिस तरह से देखा, जिस तरह से लोगों को बताया, जिस तरह से दुनिया को देखा जाता था उसमें और अब क्या क्या कुछ फर्क नजर आ रहा, क्या हकीकत क्या नजर आ रही है? कोई जमीन और आसमान का फर्क है। यानी अब तो हमारे लखनऊ के हर मोहल्ले में एक दादा हुआ करता था, और उसको कहते थे बकैत, और वो बकैत जो था उसका एक एरिया था जहाँ पे वो उसी की बात चलती थी, दुकानों में, घरों में, कोई मुसीबत कोई मुश्किल आ जाए तो बुद्धू पहलवान से जाके कहो ना रही में, तो उस इलाके के वो थे। तो ये एक दादागिरी और ये बकैती और बदमाशी, यानी ये हुकूमतें और अमेरिका ऐसा मुल्क
बिल्कुल डायरेक्टली ये करने लगेगा। यानी हम आज से सब खिचड़ी खाएंगे और जो खिचड़ी नहीं खाएगा उसके खिलाफ हम सैंक्शन कर देंगे, अरे भाई हम टैरिफ बढ़ा देंगे। कोई तुक नहीं है, यानी कोई मारो घुटना फूटे आंख। यानी अजीब और गरीब बोरान से दुनिया गुजर रही है और लोग इसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा है क्या है ये कि साहब, जाता मैं वही हूं कि 1991-92 वो इलाका जब था सोल सुपर पावर मूवमेंट, ये आजकल जो कर रहे हैं नेतन्याहू साहब और उनके कहने पे ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो क्या है? ये सारी तंजीम जनरल वेस्ली क्लार्क नेटो के कमांडर थे। 2007 में जनरल वेस्ली क्लार्क ने इस बात को रिवील किया कि वो पेंटागन में विजिट के लिए गए थे, तो उनके हाथ में एक पर्ची दी गई। उस पर्ची में 7 मुल्कों के नाम थे, इराक, सीरिया, लिबिया, सोमालिया, सूडान, लेबनान, ईरान। ये इन जगह हमें, ये नेतन्याहू साहब की विश लिस्ट थी कि हमें इन जगहों से में रेजिम चेंज करनी है, वो ये था। और जो नेतन्याहू कहें, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट उससे आमतौर से जाता नहीं था उसके खिलाफ, क्योंकि इजराइल लॉबी जो कि सबके, वो अगर इन लोगों के खिलाफ चली जाए, रिपब्लिकन्स के, कांग्रेसमैन के, तो वो इलेक्शन में जीते। लिहाजा उन्होंने ये बिल्कुल साफ वादे कर दिया कि अच्छा अब है क्या ये इन्होंने 2007 में ये रिवील किया, लेकिन ये पर्ची तैयार हो गई थी 2001 में। ये भी बाद में बात आ गई। 2001 कौन सा वक्त है? 2001 वो है जबकि जिसे लोग कहते हैं सोल सुपर पावर मूवमेंट। यानी ये स्कीम्स तब बनी थी जबकि अमेरिका अकेला चौधरी था और उसकी बात मानी जाती थी तब की। अच्छा, ये बीच में क्या हुआ? 2007 में जनरल वेस्ली क्लार्क ने हमें ये बताया, ये पर्चा पेंटागन ने मुझे दिया। 2008 में, 1 साल के बाद, लेमन ब्रदर्स गिर गया, यानी जो ढाल पे आ गया, ढलान पे आ गया सोल सुपर पावर, उसके बाद फिर उठ ना पाया, ये फिर गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। लेकिन जो स्कीम्स तब की बनी हुई है वो अभी मौजूद है। उस सोल सुपर पावर मूवमेंट में कई चीजें हुई, मसलन ग्लोबलाइजेशन का एक तस्वुर बनाया गया, एक स्कीम बनी ग्लोबलाइजेशन की। उसी वक्त रूपर्ट मर्डॉक ने मीडिया, यानी अब ये है कि हम एक तरह की थिंकिंग अब दुनिया को डोमिनेट करेगी, लिहाजा मुख्तलिफ, ये लमॉन्ड कुछ और कहे और न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ और कहे, ऐसा क्यों? लिहाजा सब उन्होंने ले लिया। आप जाइए, क्या साहब वैरायटी थी एक जमाने में, आप जाइए पेरिस में, उनके अखबार अलग थे, ला फिगरो कुछ कह रहा है, लमॉन्ड कुछ कह रहा है, लेकिन इसके बाद जितने अखबार थे सब तकरीबन एक तरह के एडिटोरियल लाइन सबकी आ गई। तो वो कब बनी? सोल सुपर पावर मूवमेंट में, और वो अभी तक चल रही है। जो स्कीमें तब बनी वो अभी तक रखी हुई हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि चौधरी में अब वो ताकत नहीं रही। जो सोल सुपर पावर थी वो अब सोल सुपर पावर नहीं है। हर एक बात कर रहा है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की। इन्होंने क्या किया है अभी कि हाँ भाई, हम सोल सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम एक इलाके के चौधरी बनना चाहते।
और उसका उन्होंने नाम रखा मनरो डॉक्ट्रिन को डॉनरो डॉक्ट्रिन, यानी मनरो डॉक्ट्रिन को और ज्यादा स्टेरॉइड्स देके और ज्यादा पोटेंट बना के, तो है वो डॉनरो। अब उसमें क्या होगा, हमारा इलाका है लैटिन अमेरिका, अच्छा साहब, और उस वक्त नहीं कहा, लेकिन हमारा इलाका है ये ग्रीनलैंड। अरे आपने नजर डाल दी उसके ऊपर, कनाडा के ऊपर, और अभी आगे आगे देखिए, ऐसा इत्तेफाक से ये कुछ होगा नहीं, क्योंकि सोल सुपर पावर ये है नहीं, ये कुछ नहीं होगा अभी फिलहाल। लेकिन ये है कि अगर ये फौज लेके उतर जाए, अब देखिए वहां क्या हो रहा है तमाशा, यानी एक बिल्कुल गलिवर्स ट्रैवल एक नॉवल है जिसमें गलिवर एक जायंट दिखाई देता है, वो एक ऐसे मुल्क में चला जाता है जहां माचिस के साइज के लोग हैं, ये कहीं एक जगह सो जाता है, वो सुतली से उसको टाई डाउन कर देते हैं, तो गलिवर बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाता है। अब बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ ग्रीनलैंड में। यूरोप, यानी कभी ख्वाब और ख्याल में था कि यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे बंदूकें लेके, अब वहां उतरी है फौजें, ताकि क्योंकि ट्रम्प साहब की फौजें उतरने वाली, 2-3 दफे जा चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वहां पे इनके फौजी अफसर जा चुके हैं अमेरिकन के, और इन्होंने देखा भाई ये लोग तो सीरियस है, तो बाकायदा यूरोपियन यूनियन ने एक फौज तैयार की, वो उतरी है, यानी वो करेगी क्या? जी जी, ये बहुत ही बिल्कुल अपना ही एक तरह से जो बनाया हुआ सिस्टम था, अमेरिका प्लस यूरोप, जिसे आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता था, उसमें इतना बड़ा शिगाफ ये ट्रम्प साहब की देन है एक तरह से। ये एक तरह से अमेरिका को आइसोलेट कराने का काम बहुत कर रहे हैं, अमेरिका खुद तनहा होता जा रहा है उसके साथ। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे एक बदमाश था जो बहुत बड़े लेवल पर उसकी बदमाशी चलती थी, अब वहां कहीं नहीं चल रही तो अपने पड़ोस वालों को धमकी दे करके कह दो कि ये तुम जो हो मेरे अंडर में हो, वो साउथ अमेरिका की तरफ ही है। अच्छा, मैं अब समझना चाह रहा हूं, ईरान में पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के साथ साथ भड़काने वाले बयानात मुसलसल आते रहे, इजराइल से और अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप, माइक पॉम्पियो ने तो इस हद तक कह दिया कि नया साल मुबारक हो उनको भी जो प्रोटेस्ट करने वालों के साथ मोसाद के एजेंट मौजूद हैं, इस हद तक उन्होंने लिख दिया। तो इसके बाद में जिस तरह से ईरान में अब प्रो ईरान गवर्नमेंट रैलीज निकली बहुत बड़े पैमाने पर, वो प्रोटेस्ट थम गए। अब भी ट्रंप ने एक और ट्वीट कर दिया साहब, ये कहते हुए कि थैंक यू ईरान, कल 800 लोगों को आप फांसी देने वाले थे, आपने फांसी देने का इरादा तर्क कर दिया, इसलिए मैंने आप पे हमला रोक दिया। इसके क्या मानी है, यानी ईरान में मानी ये है कि दुनिया ये मान ले कि हम इतने बड़े दादा हैं कि अगर हम उनकी तरफ देख भी लें, हमारी चितवन में पे थ्योरी पे बल भी आ जाए, तो उनमें मजाल नहीं उनमें कि वो कर ले, लिहाजा उन्होंने नहीं किया, रुक गए। ये बेवकूफी बचपने की बातें, और ये कब तक चले? अभी नहीं नकवी साहब, क्या दुनिया अंधी हो गई? क्या दुनिया की मेमोरी इतनी कमजोर हो गई कि 2 दिन पहले ही इजराइल भी, अरब ममालिक भी अमेरिका से कहते हैं कि आप ईरान पर हमला मत करो, अभी हमला मत करो, अभी वहां की सरकार कमजोर नहीं हुई है, हो सकता है, यानी वो जवाबी कार्रवाई जब करेगा तो इन अरब मुल्कों की मुसीबत आएगी। एक दिन पहले ही वो सारी चीजें मीडिया में उन्हीं के आई हैं, और आज आकर के ट्रंप ये कहते हैं कि साहब मैंने ये कर दिया तो ऐसा हो गया। क्या लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर हो गई है कि एक दिन पहले वाली खबर भी नहीं? मेमोरी अगर कमजोर होती तो आप ये ना कहते, क्योंकि आपको तो मालूम है, तमाम लोगों को मालूम है, ये तो ट्रंप है जो धुन चाहे गाने लगे, अजीब। अरे भाई, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, ये अभी हाल में एक इनके यहाँ एक आदमी था, इनके मैगा का बहुत ही बड़ा स्टार, जिसका नाम था चार्ली कर्क। चार्ली कर्क को अभी
यूटा यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने गया था अभी कुछ महीने पहले, कुछ अभी हाल में। वहां एक साहब ने उसको मार दिया। क्यों मारा? उनका कहना यह है कि ये जरा सा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जा रहा था। लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ? यानी ये कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी वो लोग जो कि जिनका की जेंडर बदल जाता है, ये उनके खिलाफ बहुत बातें करने लगा था। और जिसने मारी गोली, उसका इश्क चल रहा था एक ऐसे आदमी के साथ जो कि अपने सेक्स तकरीबन बदलने वाला था। यानी ये अच्छा, जब ये हो गया, उन्होंने उसको मार दिया, तो ये निकला कि साहब चार्ली कर्क को इसलिए मारा गया कि बहुत से मागा के अंदर डिविजन्स पैदा हो गए हैं ये इजराइल के जेनोसाइड की वजह से। तो अभी तक ये सब इजराइल का साथ देते थे, अब इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं। तो यानी एक बहुत बड़ा शिगाफ आ गया बीच में इनके मैगा बेस में, जो कि कैसे निकला? फीनिक्स में एक मीटिंग हुई। फीनिक्स में कोई 30,000 लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? इसलिए इकट्ठा हुए कि चार्ली कर्क ने एक चीज शुरू की थी, एक तंजीम जिसका नाम था रीचिंग द पॉइंट, द काउंटर पॉइंट यूएसए, टर्निंग पॉइंट यूएसए। ये है गोया अब यूएस टर्निंग पॉइंट पे आ गया है अब हम लोगों के हाथ में। उनका फलसफा क्या है? यानी वहां जो बातें हुई हैं वो अगर आप पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। यानी ये कि साहब वो तो लिबरल बातें कर रहे थे, शिकायत है, वो तो लिबरल बातें कर रहे थे। हम लोग तो व्हाइट ओनली सोसाइटी चाहते हैं। उनके एक हीरो बोले हम तो व्हाइट ओनली सोसाइटी चाहते हैं। ये लिबरल बातें हम लोगों को नहीं पसंद। ये मीटिंग है जो कि मागा बेस का के बड़े बड़े लोग, जहां यानी कटर कार्लसन हुए, ये वाइस प्रेसिडेंट वैंस हुए, ये सब थे वहां जहां ये बातें हुई हैं। और अभी ये खुले नहीं है। अच्छा नकवी साहब, एक चीज, वक्त जरा कम रह गया, मैं अब ये समझना चाहता हूं, ये जो ट्रंप अपनी मर्जी से पूरी दुनिया के बारे में जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में। एक दिन खबर आई कि जो ईरान से कारोबार करेंगे मुल्क, उन पर मैं टैरिफ लगाऊंगा 25%। एक दिन खबर आ गई जो मेरा कंट्रोल ग्रीनलैंड पे कबूल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ टैरिफ लगाऊंगा। और इस बदमाशी के सामने कहीं कोई मजबूती से खड़े होने काबिल कोई ग्रुप, कोई मुल्क, कोई लीडर बचा या नहीं बचा? सारे बदमाश मारे गए, सिर्फ एक रह गया। बस एक, अरे अरे यहाँ हम जो फंसे हुए हैं, यहाँ पे भारतवर्ष का कहना है कि सिंदूर हम जीत गए। उनका ये कहना है कि नहीं, वो तो हमने बीच में तुम तो बहुत फंस गए थे, हमने तुम्हें बचा दिया। अब ये अभी तू मैं खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही है ये कि भाई। अभी बिल्कुल ताजा जो खबर है आज के अखबारात में, कांग्रेस ने एक रिएक्शन दिया है भारत सरकार का, चूंकि आपने जिक्र किया, चाबहार हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया। चाबहार में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया था, अफगानिस्तान की एक्सेस हमें मिल रही थी, सेंट्रल एशियन मुल्कों के लिए हमारी पहुंच वहां से बन रही थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईरान के, वो सब अमेरिका के दबाव में पीछे हटने की बात। अमेरिका के दबाव में हम ईरान से तेल लेना बंद कर चुके, अमेरिका के दबाव में कितने कितने नुकसान कर चुके। क्या भारत जैसा बड़ा मुल्क ये कुछ अपने पैरों पे खड़े होने की हालत में बिल्कुल नहीं रहा? क्या क्या नहीं, घबराए हुए हैं। अंदर अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, चीन से गुफ्तगू की बातें हो रही हैं। देखिए, ये मुल्क भी बदलेगा। ये जिस जगह जहां ये अटक गए हैं कि हम नेबरिंग मुल्कों के साथ मुस्तकिल फॉरएवर दुश्मनी रखना, ये तो खुद बीजेपी ही का बहुत बड़ा लीडर वो बार बार कहता था कि भाई तुम अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते, जो तुम्हारे नेबर उन्हीं के साथ तुम्हें रहना है।
और हमने ये तय कर तहैया है हमारा कि हम नेबर के साथ दुश्मनी करेंगे, और उससे क्यों फायदा क्या है? जब हम दुश्मनी करेंगे तो गोया हमारे यहाँ एक एक तंजीम जो है वो किसी तरह से क्लोज रहेगी। तो ऐसी टुगेदरनेस, ऐसा मुल्क जिसको कि चारों तरफ दुश्मनों की जरूरत हो, तो ये तो एक बहुत ही ऐसी कोई जबरदस्त मुझे पॉलिसी नहीं नजर आती जो कि सस्टेनेबल हो। अभी तक आप सस्टेन कर ले गए हैं, लेकिन जिस घन चक्कर में दुनिया है उसमें हम ये सस्टेन न कर पाएंगे। हमें अपनी जगह से रिजाइल करना पड़ेगा, हमें दूसरी आंखों से दुनिया को देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब बदलने का सवाल ये कि क्या यही जयशंकर साहब और यही मोदी साहब क्या बदल जाएंगे? अब ये देखने की बात है कैसे बदलते हैं। अरे ये बहुत ही अहम है। और एक तब्दीली पिछले कुछ महीनों में जो आई वो ये कि तालिबान सरकार से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, लेकिन उसके साथ साथ तालिबान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। अब ना इसी वजह से हाँ, हमारे ताल्लुकात तालिबान से इसीलिए अच्छे किए गए जी, क्योंकि जी, तालिबान की और पाकिस्तान में खलिश चल रही है, बिल्कुल। लिहाजा ये है। और तो हम रीजनिंग ही नेगेटिव। और हम फैसले लेने में इतने कमजोर हैं कि तालिबान के एम्बेसडर को हमने कबूल कर लिया है, लेकिन तालिबान के झंडे को अभी नहीं लगाएंगे एम्बेसी पर। ये इसके लिए शायद अमेरिका से इजाजत की जरूरत है। तो ये एक अजीब अजीब सी सूरत हाल है। जी, आखिर में कोई कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि अब ये इनके देखिए, आपने एक और चीज हमारे व्यूअर्स गौर करें कि अभी ईरान के साथ इतने दिनों तक तनाव रहा, ट्रंप साहब बोलते रहे, लेकिन कुछ खामोशी आपको दिखाई दी कि नहीं कि ऐसे बयानात जो कि हमेशा अगुवाई ईरान के खिलाफ इजराइल लिया करता था उसमें कुछ कमी दिखाई दी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब कहीं अगर इनकी उनकी झड़प हो गई, कहीं ऐसा कैलकुलेशन तो नहीं है इजराइल में कि शायद इजराइल का नुकसान हो जाए। जी, इसराइल का नुकसान हो जाए, ऐसे ऐसे खदशात हैं। और ईरान ने बाकायदा कहा हुआ था कि अगर हमला होगा तो हम इसराइल के खिलाफ बहुत जोरदार हमले करेंगे। कुछ लोगों का कहना तो इस हद तक है कि इसराइल को खत्म कर देंगे। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। नकवी साहब ने अपने तमाम तजुर्बात की रोशनी में जो चीजें बताई, खासतौर पर ट्रंप का जहन पढ़ने की कोशिश हर बार की जाती है, समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो एक अजीब किस्म का आदमी है कि कब क्या बोल देगा, ना हंस पाते ना रो पाते। वो जो तस्वीर छपी, नोबल इनाम वो हाथ में उसके दे दिया और वो खुश नजर आ रहा है। इजराइल ने भी पिछले दिनों एक अमन अवार्ड दिया और शायद उसी के बदले में बहुत से काम ले रहा है इजराइल ट्रंप साहब से। तो ये जब दुनिया की लीडरशिप ऐसी हो जाएगी, दुनिया कहाँ जाएगी? ये आपको वो तकरीर इनकी याद रखना चाहिए कि नेसेट में जबकि ट्रंप साहब हैं और नेतान्याहू साहब हैं और वो मिरियम हेल्स्टन जो कि बिलियनर जिसकी तरफ इशारा करके ट्रंप ने कहा देश ही इज $60 बिलियन, $60 बिलियन। हाँ, और कुछ इससे ज्यादा जी, 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 जी। तो बहरहाल और उसमें जो खड़े होकर तकरीर की है नेतान्याहू ने, he is the greatest president we have ever seen। यानी जो भी इनको थपका के इनको फ्लैटर करके इनसे काम ले ले, वो यहाँ तक मचाडो देखिए, वो अपना तमगा इनको देखे वो किस हद तक जाती हैं, कहा जाती है। और गौर करें, गौर करिए, इनको मदुरो को यहाँ से निकाल तो लिया डेल्टा फोर्स ने, लेकिन अब फिर वही वहां पे अभी फिर वही जो सरकार, वही बॉलिवेरियन रेवोल्यूशन। अब बॉलिवेरियन रेवोल्यूशन ही, हाँ तुम अगर CIA वालों को भेजो हमसे नॉर्मल बातें करें। अब CIA के लोग गए बात करने के लिए। जी, बात तो करने इसका ये मतलब नहीं है कि CIA उनसे पावर ले लेगा। अब ये नॉर्मल बातें करो, तुम हमारे हेमिस्फीयर में आ गए हो, बस ठीक बात।
जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।